ओके सो कल हमने थोड़ा बैकग्राउंड लिया था एपीआई का कि है क्या, हाउ इट इज वर्किंग. सो टुडे वी विल जंप इनटू रेस्ट assured. So basically there are lots of different tools are available as well to automate the API, but हम REST API यूज करेंगे. काफी रीजन है, because it's easy to use, easy to implement. So many things are available ready made. और ककुम्बर के अंदर जैसे हमने बीडीडी अप्रोच फॉलो किया था, गिवन व्हेन देन वाला, केरकिन कीवर्ड्स, तो सेम अप्रोच रेस्ट एश्योर्ड भी ऑफर कर रही है. रेस्ट एश्योर्ड आल्सो हैव देयर ओन काइंड ऑफ सुगर कोटेड मेथड्स. जैसा कि केरकिन का कीवर्ड्स रहता है ना, वैसा ही यहाँ पर भी रेस्ट एश्योर्ड ये काइंड ऑफ ऐसे मेथड्स, ऐसे गिवन व्हेन देन मेथड्स वो ऑफर करती है. तो लेट्स सी. तो सबसे पहले वी हैव टू, अगर हमारा pom.xml है तो हमको रेस्ट एश्योर्ड का लाइब्रेरी डाउनलोड करना है. सो देयर आर फ्यू लाइब्रेरीज. लेट मी गिव यू वॉक थ्रू. सबसे पहले रेस्ट एश्योर्ड खुद का एक लाइब्रेरी, ठीक है. उसके बाद है ये जेसन पाथ एंड एक्सएमएल पाथ. दिस इज सिमिलर टू अपना जो एक्स पाथ बनाते थे सिलेनियम के अंदर टू लोकेटिंग द एलिमेंट, वैसे ही जेसन पाथ इज आल्सो मोर और लेस सिमिलर. जैसे एक अपना जेसन है, उसको हमें इवेल्यूट करना है वेदर दिस जेसन इज कंटेनिंग our expected value or not, तो we can reach it out. हम उसको डिबग कर सकते हैं with the help of JSON path. तो जब हम आगे जाएंगे, एग्जांपल्स आगे देखेंगे, तब JSON पाथ हम देखेंगे. उसके बाद JSON स्कीमा वैलिडेटर. तो स्कीमा इज जस्ट काइंड ऑफ स्केलेटन, एक स्केलेटन है कि भाई हाँ, ऐसा एक JSON का स्ट्रक्चर होना चाहिए. वैल्यू कुछ भी हो, वो वैल्यू को कंपेयर नहीं करेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर एंड की को कंपेयर करेगा कि भाई हाँ, JSON का ऐसा स्कीमा होना चाहिए, and that schema should be matched with the expected and actual. So for that, this JSON schema, there is one more dependency should be there, which is harm crest. तो harm crest is like जैसे टेस्ट ng के अंदर हम कैसे assert equal की सारी methods है, वैसे ही harm crest is one more additional library. वो क्या करेगा, वेरिफिकेशन के लिए ही है बेसिकली हम क्रेस्ट. बट हम क्रेस्ट के अंदर बहुत सारी वेराइटीज, वाइड रेंज है बेसिकली. जैसे टेस्ट एनजी के अंदर कैसे, टेस्ट एनजी के अंदर है एसर्ट डॉट एसर्ट ट्रू, एंड देन एसर्ट फॉल्स, एंड देन एसर्ट इक्वल, एसर्ट डीप, एसर्ट नॉट इक्वल, एसर्ट नॉट डीप, एसर्ट नॉट नल, एसर्ट नल. ऐसे कॉम्बिनेशन वाली मेथड है ना. बट यहाँ पर बहुत सी ज्यादा कॉम्बिनेशन है हम क्रेस्ट के अंदर. जैसे हैज कंटेन, हैज इक्वल, हैज इन, बहुत बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन है फॉर वेरिफिकेशन पर्पस. तो वो एक लाइब्रेरी हम ऐड करेंगे जब हम उसका यूज आएगा तब. तो दीज आर दी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज. ये लाइब्रेरी ऐड करने के बाद हमें रेस्ट एश्योर्ड का ये जो क्लास है, ये क्लास हमें यूज करने को मिल जाएगा. ओके. तो नॉर्मली क्या रहता है कि फर्स्ट स्टेप इज लाइक आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि भाई देखो, रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है, रेस्ट एश्योर्ड कौन सा क्लास, io.rest assured डॉट. अब जैसे डॉट करोगे, आपको सब मेथड, वेरिएबल, जो भी रेस्ट एश्योर्ड जितना भी ऑफर कर रहा है, एवरीथिंग आपको रेस्ट एश्योर्ड डॉट से मिलेगा. ये ऐसा क्यों? क्योंकि रेस्ट एश्योर्ड के अंदर जितने भी क्लास, मेथड्स, जो भी है, एवरीथिंग इज स्टैटिक. एवरीथिंग स्टैटिक, सब के सब स्टैटिक है. एंड ड्यू टू दैट हम सब मेथड्स, वेरिएबल, सबको ऐसे क्लास के नाम, दिस इज अ क्लास, उसके क्लास के नाम से सीधा ही एक्सेस कर सकते हैं. अगर हमको कोई भी, फॉर एग्जांपल ये पाथ, ये वेरिएबल लेना है, ठीक,
हम क्या कर सकते हैं, इसको सीधा सीधा ये क्लास का नाम के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड देयर आर मेनी मोड, कुछ भी लेना हो, लेट्स से डिफॉल्ट और डिफॉल्ट पोर्ट, तो यू कैन एक्सेस इट थ्रू द क्लास नेम। अभी ये एरर दे रहा है बिकॉज आई हैव टू असाइन इट समथिंग, लेट्स से। और क्या, दिस इज अ फाइनल वेरिएबल, द फाइनल फिल्टर कैन नॉट बी असाइन, ओके, नहीं चाहिए, तो इसको सिर्फ आउट कर देंगे तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एवरीथिंग, वेट, ये बार बार आता रहेगा, इसको नीचे, एवरीथिंग वी कैन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। ये याद रखो खास, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि सब मेथड्स वेरिएबल सब स्टैटिक है रेस्ट अश्योर्ड के अंदर, और एवरीथिंग इज इनसाइड रेस्ट अश्योर्ड क्लास, सब कुछ इसी क्लास के अंदर है। तो अभी क्वेश्चन ये होगा कि एवरीथिंग इज स्टैटिक, तो सब लाइन पे ऐसे क्लास नेम डॉट करके एक्सेस करना पड़ेगा। हाँ, वैसा उसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। आप अगर उस नॉर्मली अगर आपको कोडिंग करना है तो आप क्या करोगे, क्लास का नाम डॉट करके मेथड्स या वेरिएबल जो भी होगा वो एक्सेस करोगे। अगर आपको हर बार ये क्लास का नाम नहीं लिखना है तो आप क्या करो, इंपोर्ट कर दो, जैसे कि ये नॉर्मल इंपोर्ट हुआ, राइट, ये नॉर्मल इंपोर्ट है जो अभी तक हम करते आए थे, और ये स्टैटिक इंपोर्ट है। ठीक है, स्टैटिक इंपोर्ट मतलब कोई अगर क्लास है और क्लास के अंदर जो भी स्टैटिक प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एंड मेथड्स, जो भी स्टैटिक प्रॉपर्टी है क्लास के अंदर, वो डायरेक्टली हमें एक्सेस करनी है विदाउट क्लास नेम। जैसे क्लास नेम, तो हम क्या करेंगे, इसका ये रेस्ट एश्योर्ड डॉट स्टार, स्टार मतलब सभी, एवरीथिंग व्हाट एवर इनसाइड द रेस्ट एश्योर्ड आई वांट इट, तो हमने बोल दिया कि भाई स्टैटिक इंपोर्ट कर लो उसको। तो स्टैटिक इंपोर्ट कर दिया ना, तो उसका फायदा क्या होगा, वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई क्लास नेम एवरी टाइम, हमें क्लास नेम देने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये सब एवरीथिंग आई एम एक्सेसिंग इट विदाउट क्लास नेम। ये सिर्फ रेस्ट एश्योर्ड के केस में या फिर किसी और में भी ऐसा कर सकते हैं? एवरीथिंग इनपुट स्टैटिक किसी में भी, किसी में, ऑल ओवर, ये जावा कहीं पर भी ओके। आपको कोई भी स्टैटिक क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है मोर देन फ्यू टाइम्स, मतलब एक दो बार करनी है तो आई सजेस्ट कि क्लास नेम से ही करो, एक दो बार करनी है तो। बट बार बार वो चीजें करनी है आपको, मतलब आपको बार बार वो क्लास का नाम लिखना पड़ रहा है, तो इससे बेटर है आप उसको स्टैटिकली इंपोर्ट कर लो, ताकि वो बार बार क्लास का नाम डॉट करके वो ना लिखना पड़े, सीधा सीधा आपको एक्सेस हो जाएगा। ओके। तो ये स्टैटिक इंपोर्ट हमने एक बार कर लिया तो बार बार यहाँ सब जगह पे क्लास के नाम डॉट लिखने का वो जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा एक्सेस मिल जाएगा। तो दैट इज अ फर्स्ट थिंग। सेकंड, अभी सीधा हमें देखेंगे तो सीधा सीधा एक्सेस मिल रहा है। ओके, अभी सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, रेस्ट एपीआई सिर्फ दो चीजों के ऊपर ही टिकी हुई है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट हमारी साइड से जाएगी, हमारी साइड मतलब क्लाइंट साइड से जाएगी, और रिस्पॉन्स आएगा सर्वर साइड से। यूजुअली एपीआई ऑटोमेशन में होता क्या है, हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर वैलिडेट करता है और उसका रिस्पॉन्स देता है, और वो रिस्पॉन्स हम वेरीफाई करते हैं कि भाई हाँ, जो रिस्पॉन्स आया वो अपना एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है कि नहीं। दैट्स इट, यही है एपीआई। ठीक है, बट इतना एक तरीके से देखे तो एपीआई इज अ मोर सिंपल देन यूआई। यूआई का ऑटोमेशन ज्यादा ट्रिकी है और एपीआई का ऑटोमेशन बहुत ही कन्वीनियंट है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा इजी है, कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज एक बार आपने ऑटोमेशन में एपीआई का टेस्ट केस लिख दिया तो वो सालों साल वैसे ही चलता रहेगा, अनटिल एंड अनलेस कोई सर्वर साइड से रिस्पॉन्स का स्ट्रक्चर या फिर उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। बट यूआई में कैसा रहता है, ब्राउजर कभी कभी लेट ओपन हुआ, नेटवर्क की वजह से
कोई कंपोनेंट लेट लोड हुए, बहुत सारे डिपेंडेंसी है, ब्राउजर, नेटवर्क, सर्वर रिस्पॉन्स, ये सारी चीजों के ऊपर यूआई के टेस्ट केस बहुत डिपेंडेंट है। तो फ्लैकी टेस्ट केसेस बहुत रहेंगे, मतलब फॉल्स पॉजिटिव वाले टेस्ट केस कि भाई फंक्शनलिटी सही चल रही है बट बिकॉज ऑफ सम दोस डिपेंडेंसी लेट लोड हुआ तो अपना टेस्ट केस फेल हो गया, और वो मेंटेनेंस और वो डिबगिंग में बहुत टाइम जाता है। एपीआई में वैसा नहीं रहता, आपने एग्जीक्यूट किया तो यूजुअली वो पास ही आता है, अनटिल एंड अनलेस कुछ एक्चुअल चेंज हुआ है तो ही फेल आएगा, नहीं तो जनरली वो फेल नहीं आता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी कन्वीनियंट। तो आजकल इंडस्ट्री में क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रायोरिटी गिवन्स टू एपीआई। एपीआई शुड बी 100% ऑटोमेट, 100% होना ही चाहिए। उसके बाद आप, है ना, यूआई को ऑटोमेट करो। तो ये सही प्रैक्टिस है। तो एपीआई उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बट रेस्ट एश्योर्ड का अगर आप यूज करोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन है। अगर करना है तो वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, अगर आपको इतना कॉन्फ़िगरेशंस करके सब नहीं रखना है तो बहुत सिंपल तरीके से भी हो जाता है। तो अभी अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, अभी हम रेस्ट एश्योर्ड सीख रहे हैं, अपना पहला स्टेप है। तो हम लोग उतने सारे कॉन्फ़िगरेशंस में नहीं जाएंगे, अगर उस सारे कॉन्फ़िगरेशंस में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि रेस्ट एश्योर्ड इज वेरी वास्ट, बहुत ही वास्ट है। उसमें वास्ट इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा है, कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा है। तो वो सब कॉम्बिनेशन में अगर हम जाएंगे तो थोड़ा अपने को कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा, तो हम बहुत ही सिंपल वैसे ही करेंगे। यूजुअली 95%, 95 भी नहीं और ग्रेटर देन 95% एपीआई क्रड ऑपरेशन वाली ही होती है, क्रिएट, अपडेट, डिलीट। So let's first start with very basic. Let me identify one of the open API. Oh, बराबर, ये बराबर है। ये भी सही है वैसे। इसमें क्या खराबी है?
सैंपल नहीं चल रहा है। मैं अगर इतना करूँ तो कल का प्रॉब्लम नहीं आता है, कल तो सही सही चल रहा है। बराबर है, देखो रिस्पॉन्स कमांड लाइन से हमने एग्जीक्यूट किया। एपीआई एपीआई का रिस्पॉन्स स्टेटस कोड ओके, मेटा डेटा, रो कंटेंट, फॉर्म है, बराबर है। चलो ठीक है। इंसर्ट कल कमांड भी है इसके अंदर, इट्स गुड। पूरा CRUD ऑपरेशन है कल कमांड का। ओके ठीक है। तो इट्स समथिंग लाइक इट्स अ काइंड ऑफ एडवांस, ये थोड़ा बेसिक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। अभी क्या करेंगे हम लोग, दिस इज ओपन एपीआई, मतलब हम इसको टेस्टिंग में यूज कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज अवर बेस यूआरएल। अगर मैं नोटपैड में इसको क्लब करूं तो इट शुड बी अवर बेस यूआरएल। दिस इज कॉल्ड अ बेस यूआरएल, दिस इज अवर बेस यूआरएल। उसके बाद दिस एपीआई आप देखोगे यहाँ पे, तो दिस इज एपीआई एंड पॉइंट, है ना। उसमें आप देखोगे एपीआई एपीआई एपीआई, ये यहाँ पर ही फोकस करो पहले एपीआई के ऊपर। सब जगह पे एपीआई विल रिमेन कॉमन। एपीआई कहीं से मतलब ऐसा नहीं हो कोई भी एपीआई कि जिसमें ये एपीआई नहीं है, ठीक है। तो आई बिलीव कि ये एपीआई स्लैश यूजर के अंदर एपीआई विल बी एज इट इज, तो उसको बोलेंगे बेस, क्या बोलते हैं उसको, 1 मिनट, बेस पाथ, बेस पाथ ना, बिलीव सो, एक सेकंड रुको, हाँ बेस पाथ। तो ये है बेस पाथ, ठीक। उसके बाद ये है अपना एपीआई एंड पॉइंट, ये एपीआई एंड पॉइंट, ये एपीआई बेस पाथ, दिस इज बेस यूआरएल। ये तीन चीजों आपको समझ में आ गई, यूआरएल बेस पाथ, यस। है ना। ये एंड पॉइंट चेंज होता है, एवरी एपीआई टू एपीआई एंड पॉइंट चेंज होता रहेगा। तो आप देखो यहाँ पर यूजर्स स्लेस 2 है, ये एक्चुअली दो, हाँ ये एक्चुअली क्वेरी पैरामीटर है। तो ये यूजर्स क्वेश्चन पेज 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये एंड पॉइंट हमेशा चेंज होता रहेगा, बट बेस पाथ एंड बेस यूआरएल विल रिमेन कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होते, यूजुअली चेंज नहीं होते। तो एंड पॉइंट एपीआई टू एपीआई चेंज होता रहेगा। तो ये तीन चीजें हैं पहले तो, ठीक है। अभी एपीआई की मेथड्स, कि भाई मेथड्स ऑफ एपीआई, तो गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट, टीई डिलीट, है ना। तो ये चार एपीआई की ऐसी मेथड्स है जो फ्रिक्वेंटली यूज होती है। बाकी और भी है मेथड, जैसे कि पेज, ऑप्शन, हेड, और क्या है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पेज, ऑप्शन, हेड, व्हाट एल्स,
get, head, option, h, post, put, request है, आई बिलीव एक रिक्वेस्ट है। चार ऐसी मेथड है जो उतनी फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होती। पेज अभी भी पेज कहीं कहीं होता है, बराबर, बट इतने इन चारों के जितना फ्रीक्वेंट यूज नहीं होता। और ये चारों है ऐसी है जो फ्रीक्वेंटली यूज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वी विल फोकस ऑन दिस 4। उसके बाद दिस इज एपीआई। अभी कभी कभी कैसा रहता है, एपीआई जो है वो ऑथेंटिकेशन, दो चीजें हैं बिफोर जंप इनटू दैट, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। ठीक है, ये दो चीजें अलग है। ऑथेंटिकेशन मतलब हमने जो क्रेडेंशियल दिए, यूजर नेम, पासवर्ड, टोकन, जो भी है, वो वेरीफाई करेगा कि इस यूजर को मैं एक्सेस दूं या ना दूं अपने पोर्टल के अंदर। तो वो हो गया ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन होने के बाद ऑथोराइजेशन पिक्चर में आता है। ऑथोराइजेशन क्या डिसाइड करेगा कि अभी इस यूजर को ऑथेंटिकेशन बाद जो यूजर को एक्सेस मिला, उसको मुझे क्या क्या चीजें दिखानी है, व्हाट रिसोर्स दैट यूजर शुड बी एक्सेस एंड व्हाट इट शुड नॉट, दैट इज ऑथोराइजेशन। तो ऑथोराइजेशन इट्स समथिंग लाइक नॉट, वी कैन नॉट हैंडल इट थ्रू एपीआई। तो वो लॉजिक सर्वर साइड पे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, बेस्ड ऑन एंटाइटलमेंट, यूजर का जो भी एंटाइटलमेंट होता है कि उसको ये दिखना चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए, दिस लॉजिक इट शुड बी इनसाइड द डीबी और बैकएंड और बिजनेस लॉजिक और समवेयर एल्स। वो एपीआई से उसका कुछ लेना देना नहीं है। बट हाँ, ऑथेंटिकेशन दैट वी कैन हैंडल इट थ्रू एपीआई। हमने एपीआई में अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड दिया और वेरीफाई किया कि हाँ इसको एक्सेस मिला, इसको नहीं मिला। टोकन में हमने कुछ तो एक दो कैरेक्टर रिप्लेस कर दिए और फिर वेरीफाई किया उसको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। तो काइंड ऑफ दैट वी कैन टेस्ट इट, दैट वी कैन हैंडल इट। ओके, बट ऑथोराइजेशन का चेक करने के लिए वी हैव ओनली वन वे, कि हमें अलग अलग ऑथोराइजेशन वाले यूजर्स पहले से ही बना के रखने पड़ेंगे। we have to log in through API, I mean authenticate through API and verify कि उसको रिस्पॉन्स में इतना इतना डेटा ही आना चाहिए। so that should be kind of precondition। हम उसको ऐसे रन टाइम यूजर का ऑथोराइजेशन डिसाइड नहीं कर सकते। so that is a two step। अभी ऑथेंटिकेशन, तो ऑथेंटिकेशन के अंदर ना तीन चीजें हैं, 3 ways। one is a basic way, okay? Second is the auth 0.1। ऐसा 0.1 0.2 करने का जरूरत नहीं है। एक दूसरा है ऑथेंटिकेशन, ऑथ। तो उसके अंदर क्या रहता है, यूजुअली टोकन, एक्सेस टोकन जो हम एपीआई से पास करेंगे। तीसरा वे कौन सा रहता है, काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, ट्रस्टेड सर्टिफिकेट। कभी कभी कैसा रहता है कि अगर हम HTTPS को कॉल करेंगे, इस प्रोटोकॉल को कॉल करेंगे, ठीक है, तो यूजुअली दिस प्रोटोकॉल रिक्वायर ट्रस्टेड सर्टिफिकेट। अगर आप HTTP कॉल कर रहे हो देन इट्स ओके, तो ये इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप सिक्योर कॉल कर रहे हो, इन दैट केस यू रिक्वायर सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट को हैंडल करने के लिए भी रेस्ट एश्योर्ड में काफी सारी मेथड्स, ओवरलोडेड मेथड दिया हुआ है कि भाई आप सर्टिफिकेट का पाथ दे दो, सर्टिफिकेट का पाथ दो, उसके साथ साथ पासवर्ड दो, की स्टोर का पाथ दो, बहुत सारी 4-5 ओवरलोडेड मेथड है। उसमें से हमें जो भी कन्वीनियंट लगे उसको एक्सेस करके ट्रस्टेड सर्टिफिकेट को असाइन कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग टोकन दे सकते हैं, बेसिक के अंदर हम लोग यूजर नेम पासवर्ड दे सकते हैं। वी हैव काइंड ऑफ वेज वेयर वी कैन
execute a secure API call. What else? दूसरा है एक प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी का मतलब कैसा है कि अगर यूजुअली ये कब यूज होता है कि फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि आप एक एपीआई जो हिट कर रहे हो, वो एपीआई कोई दूसरे माइक्रो सर्विस, मतलब समझो कि आपका एक एप्लीकेशन है, बराबर, और दूसरा एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन ए एंड एप्लीकेशन बी। एप्लीकेशन ए जो है वो आपकी टीम को बिलोंग करता है, आपकी टीम उसके ऊपर काम कर रही है, और एप्लीकेशन बी जो है वो दैट इज हैंडल्ड बाय सम अदर टीम। ओके, अभी सीन कैसा हुआ कि आपको एक एपीआई हिट करनी है एप्लीकेशन बी को, वहां से डेटा लेना है आपको एप्लीकेशन बी से, और जो भी रिस्पॉन्स आया वो रिस्पॉन्स का जो डेटा है वो आपकी एप्लीकेशन में यूज होगा। ओके, अभी आप कैसे हो गया, आपका ये एपीआई कंप्लीटली डिपेंड हो गया दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन बी के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि कभी कभी वो एप्लीकेशन डाउन भी हो सकता है, अवेलेबल नहीं हो सकता, एज पर प्रॉपरली काम नहीं भी कर, जो मतलब उसका टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन बी पे कोई ऐसा वर्जन अभी अब एक्टिव है जो वर्जन आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता, बिकॉज एनीवे वी आर डिपेंडेंट। तो देयर माइट बी अ लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी कि हमें अपना एक्सपेक्टेड डेटा नहीं मिल सकता। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मॉक इट। ठीक है, हम मॉक करेंगे कि भाई एक्चुअल अपना एपीआई वो एप्लीकेशन बी के पास नहीं जाएगा, बट अपना हमने एक मॉक बनाया होगा विद इन अवर एप्लीकेशन, कि काइंड ऑफ एक डमी एक रिस्पॉन्स हमने बनाया होगा कि अपना एपीआई कॉल, हमने अपने एपीआई कॉल में एक प्रॉक्सी सेट कर दिया, और जैसे ही मैं वो एपीआई हिट करूंगा वो प्रॉक्सी के थ्रू मेरा मॉक के पास जाएगा, और मॉक से वो डेटा मुझे डमी डेटा बना के मुझे दे देगा। तो मेरा डिपेंडेंसी खत्म हो गया बी के ऊपर। आई डोंट रिक्वायर बी डिपेंडेंसी, आई क्रिएट अ मॉक। मैंने वहां पे मेरा एक्सपेक्टेड जो भी प्री डिफाइन एक पेलोड है वहां पे रखा था, और वो पेलोड लाके मुझे रन टाइम पे दे दिया, और देन दैट पेलोड आई कैन यूज फॉर द ड्रिल डाउन। तो काइंड ऑफ कभी भी आपका एपीआई कॉल को ऐसे रीराउटिंग करना है, रिडायरेक्ट करना है कोई भी मॉक के ऊपर, या कोई थ्रू कैन एनी प्रॉक्सी, आपको आपको एपीआई कॉल कहीं से प्रॉक्सी के थ्रू एग्जीक्यूट करवाना है, तो यू कैन सेट प्रॉक्सी एज वेल। तो ये ऑप्शन भी एपीआई रेस्ट एश्योर्ड के अंदर दिया है। पहले हम हाई लेवल सब मेथड्स समझ लेते हैं कि मतलब है क्या सब मीनिंग। ये सर्टिफिकेट जो आप देख रहे हो ना, सर्टिफिकेट वाली मेथड, ओके, सबसे पहले बेसिक, जो ये बेसिक वाली मेथड आप देख रहे हो ना, दैट इज दिस वन, द फर्स्ट वे बेसिक। ठीक है, एंड जो सर्टिफिकेट वाली मेथड देख रहे हो, दिस इज दिस ट्रस्टेड सर्टिफिकेट। तो डिफरेंट ओवरलोडेड मेथड्स आते हैं। कॉन्फ़िग, तो ये कॉन्फ़िग किसके लिए है, अगर आपको अलग अलग रेस्ट एश्योर्ड के अंदर बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत सारे, उसमें से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को आपको कॉन्फ़िगर करना है। व्हाट आई मीन बाय बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन, लेट मी शो यू। सी, redirect configuration, http configuration, log configuration, encoding, decoding, session, object mapping, connection, ये सब configuration है। इस अप्रोक्स 15 के आसपास configuration हो गया, आई बिलीव 15 से भी ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 बार 17 18 कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करना है, यू कैन। तो वो सब कॉन्फ़िगरेशंस के लिए ये कॉन्फ़िग दिया हुआ है। यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि भाई मुझे कनेक्शन कॉन्फ़िग करना है, डिकोडिंग का कॉन्फ़िग, एनकोडिंग का कॉन्फ़िग। ठीक है, ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस के लिए है अगर आपको करना है तो कॉन्फ़िग का है पार्ट। देन दिस डिलीट, डिलीट मतलब ये डिलीट जो अपना मेथड रहता है ना एपीआई का,
कोई रिसोर्स को डिलीट करना है तो डिलीट एपीआई का कॉल है ये डाइजेस्ट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक ऑथेंटिकेशन। बेसिक ऑथेंटिकेशन के बेसिकली दो टाइप के बेसिक है। एक प्रिमिटिव नहीं, प्रिमिटिव ही आई बिलीव, एंड डाइजेस्ट, दो अलग अलग है। वी विल कम ऑन दिस टॉपिक लेटर, जब हम बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिक टू बेसिक, तब हम यहाँ पे जंप करेंगे। ये लॉगिंग, व्हाट इज दिस, एनेबल लॉगिंग ऑफ द रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस वैलिडेशन फेल। हाँ, तो ये देखो नाम से ही पता चल जाएगा कि व्हाट इट मीन। अगर रिस्पांस या रिक्वेस्ट कुछ फेल हुआ वैलिडेट करने में, तो वो लॉग फाइल में वो लॉग कर देगा कि भाई ये देखो फेल हुआ। और अगर और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो वी हैव दिस हेल्प। ये फिल्टर है। फिल्टर इज स्टैंड फॉर, अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, हम कोई रिक्वेस्ट हमारी साइड से, सर्वर साइड से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट भेजने से पहले हमें उसको फिल्टर अगर करना है कि भाई देखो अगर उसका कंटेंट टाइप ऐसा ऐसा है, तो पहले रिक्वेस्ट भेजने से पहले बताओ मुझे, मुझे उसमें कुछ ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, वैसा कुछ। जैसे काइंड ऑफ कोई भी रिक्वेस्ट को आपको फिल्टर करना है, यू कैन यूज दिस फिल्टर। बहुत मतलब इतना फ्रीक्वेंट यूज नहीं होता है, कम यूज होता है, बट स्टिल दिस ऑल द जेनरिक मेथड। तो इसका पर्पस ये है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमें हेल्प में मिल जाएगा, ए डिफॉल्ट फिल्टर दैट विल बी अप्लाइड टू ईच रिक्वेस्ट एंड ए डिफॉल्ट फिल्टर टू अप्लाई टू ईच रिक्वेस्ट। तो जितने भी फिल्टर है, इट अप्लाई ऑन अ रिक्वेस्ट ओनली, रिस्पॉन्स पे नहीं, रिक्वेस्ट पे अप्लाई होगा। ये फॉर्म, तो फॉर्म इज अ काइंड ऑफ फॉर्म पैरामीटर, पाथ पैरामीटर। फॉर्म पैरामीटर है या ऑथेंटिकेशन का एक टाइप है? आई बिलीव ऑथेंटिकेशन का ही टाइप है। तीन टाइप है बेसिक का, प्रिमिटिव, डाइजेस्ट एंड फॉर्म। आप यहाँ पे देखोगे ना, तो लेट मी शो यू। ये देखो, बेसिक ऑथेंटिकेशन बराबर, तो उसका देखो डाइजेस्ट, फॉर्म एंड बेसिक, सॉरी बेसिक, डाइजेस्ट एंड फॉर्म। तो देखोगे यहाँ पे, तो इट्स बेसिक जहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, एंड बाकी का एपीआई का ये देगी। प्रिमिटिव ऑथेंटिकेशन, इट्स अ प्रिमिटिव इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ बेसिक, ठीक है। वैसे ही डाइजेस्ट, तो डाइजेस्ट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ बेसिक, यूजर नेम एंड पासवर्ड। वैसे ही फॉर्म इज आल्सो पार्ट ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड, ऐसा एक बेसिक जैसा ही है, बट हर एक का यूज केस अलग अलग है। प्रिमिटिव का कैसा है, इसका अगर मैं बताऊं, इसका अगर हम बात करें, किधर गया, हाँ प्रिमिटिव। तो ये क्या करेगा कि सर्वर का जैसे ये एपीआई हिट होगा, ठीक है, उसके बाद सर्वर को ये यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो कभी कभी कैसा है, सर्वर टाइम लेता है ऑथेंटिकेट करने में। तो अगर हमें वो, जब तक सर्वर उस रिक्वेस्ट को वैलिडेट ना करे, तब तक हमें एज अ रेस्ट एश्योर को अगर वेट करवाना है कि भाई, रेस्ट एश्योर को बोलना है कि भाई वेट कर, जब तक सर्वर तुझे रिस्पॉन्स ना दे तब तक तू वापस मत आ, वेट कर रिस्पॉन्स का। तो वी कैन यूज दिस प्रिमिटिव। अगर हमें, हमारी रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हमने ये एपीआई एग्जीक्यूट किया, यूजर नेम पासवर्ड दिया एंड देन खत्म अपना काम। आई डोंट वांट टू वेट अंटिल इट ऑथेंटिकेट और वट एवर, उसको जो भी करना है करे, मेरा काम था यहाँ से वहां भेजना, कर दिया खत्म। तो इन दैट केस वी कैन स्किप दिस प्रिमिटिव। तो ऐसे डाइजेस्टिव, डाइजेस्ट और फॉर्म, सबके अलग अलग यूज केस है, ठीक है। वी विल टॉक इन डिटेल जब हम उसको पिक करेंगे। बट बाय द वे वो भी उतना यूज होता नहीं, बिकॉज दिस बेसिक ऑथेंटिकेशन, ये प्रिमिटिव, डाइजेस्ट, फॉर्म, दोज आर, अभी सब मॉडर्न एप्लीकेशन में ऑथ ही यूज होता है, ऑथ 2.0। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस बिहाइंड क्यों यूज होता है। इट्स वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, थोड़ा अलग अलग
इंटीग्रेशन के लिए भी वो सस्टेनेबल है और अच्छे से वो प्रॉपरली क्लाइंट सर्वर को हैंडशेक भी करता है इसलिए। तो these are the delete requests, these are the filters, forms, get। ये get API की सारी अलग अलग मेथड्स है। ये गिवन जो हम एज वी डिस्कस कि Gherkin कीवर्ड में कैसे गिवन रहता है वैसे ही यहाँ पर भी गिवन है, ठीक है। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये गिवन मतलब डिफॉल्ट, ये गिवन रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन को लेके जाएगा। ये रिक्वेस्ट स्पेसिफिक, अभी ये रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन क्या है दैट वी विल कम टू लेटर। ये हेड एक, अरे हाँ हेड है एक, हेड मैंने बोला था ना यहाँ पर, हाँ दिस इज अ, ये मेथड का एक एपीआई मेथड का एक टाइप है, ठीक है। हेड अगेन की स्टोर, दिस इज बिलोंग्स टू सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन, ट्रस्टेड सर्टिफिकेट रहता है ना उसका। सिर्फ यहाँ पे हमें पासवर्ड देना है, तो वो यहाँ पे आप देखो यूजर होम, उसके अंदर डॉट की स्टोर एक फोल्डर रहता है, वो वहां पे जाके देखेगा और जो भी हमने ये दिया हुआ है की स्टोर वहां से वो ले लेगा। तो दिस इज फॉर ऑथेंटिकेशन, एसएसएल ऑथेंटिकेशन, एचटीटीपीएस के लिए ये अलग अलग उसके ओवरलोडेड मेथड्स है। उसके बाद ये पता नहीं है मुझे क्या है, एनटीएलएम ऑथेंटिकेशन स्कीमा, आई डोंट नो। बाकी ये ओथ का है, ओथ, ये ओथ जो है दिस इज 1.0 एंड दिस इज 2.0। तो यूजुअली वी यूज 2.0। फिर ये ऑप्शन अगेन एपीआई का मेथड है, पेज एपीआई का मेथड है, पोस्ट एपीआई का मेथड है, प्रिमिटिव हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, प्रॉक्सी हमने डिस्कस किया, पुट एपीआई का मेथड है, ओके। रजिस्टर्ड पार्स मतलब कैसा, जो रिस्पॉन्स आया वो रिस्पॉन्स देखो आइदर एक्सएमएल में हो सकता है, जेसन में हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है या एचटीएमएल में हो सकता है। आइडियली ये चार अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है, बट मेजोरिटी आइदर जेसन और एक्सएमएल में ही होता है। बट समझो हमें एवरी टाइम ऐसा स्पेसिफाई नहीं करना है कि रिस्पॉन्स में जेसन डेटा ही आएगा, रिस्पॉन्स में जेसन डेटा आएगा। एवरी एपीआई में हमें ये एक्सेप्ट टाइप नहीं लिखना है। यूजुअली एपीआई जब हम हिट करते हैं ना, उसमें दो चीजें रहती है, कंटेंट टाइप, एक्सेप्ट टाइप। कंटेंट टाइप मतलब हम सर्वर को किस टाइप का डेटा भेज रहे हैं, और एक्सेप्ट टाइप मतलब हम सर्वर से किस टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं क्लाइंट साइड। तो हमें अगर वो हर बार स्पेसिफाई नहीं करना है, वी कैन स्पेसिफाई अवर रजिस्टर्ड पार्सर, मतलब जो भी कंटेंट रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, वी कैन रजिस्टर इट। बॉडी के अंदर एक चाइल्ड के अंदर इक्वल टू समथिंग एंड पार्स टू एक्सएमएल, ठीक है। यहाँ पे देखो तो जो भी डेटा आएगा आइदर वो एक्सएमएल, हाँ सॉरी, इसका कैसा रहेगा, जो भी डेटा आया, जो हमने चार टाइप डिस्कस किया ना, जेसन, एक्सएमएल, टेक्स्ट या एचटीएमएल, जो भी टाइप का डेटा आएगा उसको अगर मुझे एक्सएमएल में ही पार्स करना है एवरी टाइम, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि भाई एक्सएमएल में पार्स करना है, जो भी वॉट एवर द टाइप इट इज, उसको एक्सएमएल में ही कन्वर्ट करके दो। वैसे ही जेसन के लिए यहाँ पे अगर मैं बोल दूंगा कि भाई पार्स डॉट जेसन, तो वो मुझे जेसन फॉर्मेट में ही पार्स करके देगा। दिस इज अ रिप्लेस फिल्टर, अगेन दिस इज बिलोंग्स टू द फिल्टर, या फिल्टर के कॉम्बिनेशन के साथ, ऊपर जो फिल्टर मेथड गई उसके साथ ये कॉम्बिनेशन में आएगा। कोई भी फिल्टर को अगर रिप्लेस करना है, फॉर एग्जांपल मैंने रिक्वेस्ट मैं एपीआई एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, उससे पहले मैंने बोला कि भाई एग्जीक्यूट होने से पहले उसको फिल्टर करो कि उसका कंटेंट टाइप या फिर कोई हेडर ऐसा है क्या, कुकी ऐसा है। अगर उसको मुझे रिप्लेस करना है कोई और डेटा के साथ, कोई और हेडर ऐड करना है या रिप्लेस करना है, तो आई कैन यूज इट, रिप्लेस वाला। फिर ये रिक्वेस्ट अगेन एपीआई मेथड, रीसेट, जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किए हैं रेस्ट एश्योर्ड के अंदर सबको रीसेट करना है, तो वी कैन यूज दिस रीसेट। ट्रस्टेड स्टोर, ये अगेन एचटीटीपीएस के लिए है, ओके, अलग अलग ओवरलोडेड मेथड। व्हेन
गिवन व्हेन देन ककुम्बर का कीवर्ड, ठीक। विथ, दिस इज अगेन जैसे ककुम्बर में एंड बट, वैसे वैसे यहाँ पर भी विथ है, तो दिस इज अगेन सेम ऑफ गherkin कीवर्ड। बस दैट्स इट, इतनी मेथड है और ज्यादा है नहीं, मेथड उतना नहीं है बट अपने को लगता है बहुत ज्यादा मेथड है क्योंकि बहुत सारी मेथड्स ओवरलोडेड है, ठीक है। हाँ, इतना बोलूंगा कि कॉन्फ़िगरेशंस भी बहुत ज्यादा है इसमें, तो प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियली आप बेसिक चीजों के साथ स्टार्ट करो, बेसिक चीजें अंडरस्टैंड हो जाए उसके बाद ही एडवांस के ऊपर जाना है। देखो ये प्रॉक्सी प्रॉक्सी HTTPS, ये ट्रस्टेड ट्रस्टेड, अभी वो सब कुछ भी नहीं करना है हमें। पहले सिर्फ बेसिक फंडामेंटल समझना है कि रेस्ट एश्योर्ड और एपीआई दोनों एक दूसरे के साथ काम कैसे करते हैं, वैलिडेट कैसे होते हैं, सब कॉन्फ़िगरेशंस, मतलब रिक्वेस्ट कैसे कॉन्फ़िगर होती है, कैसे भेजते हैं, रिस्पॉन्स आता है तो वो कैसे, हाउ इट्स लुक लाइक एंड हाउ वी कैन वैलिडेट इट। तो ये सब चीजें ही करनी है हमें। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद बेसिक। छोटा सा एक एपीआई का एक लिखते हैं। ओके, बिफोर जंप इनटू दैट, मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा है ये वाला, तो थोड़ा मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसको डिबग ही करता हूँ मैं। डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन कुछ नहीं होगा, नल होगा। रन एंड डिबग, डिबग ऑन। अभी देखो डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन मतलब हमने कुछ ऑथेंटिकेशन सेट किया हुआ है क्या? बेसिक, ऑथ, ऑथ 1, ऑथ 2, HTTP, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं किया है, तो ये क्या होगा? नल होगा। डिफॉल्ट कुछ है ही नहीं, assuming it should be null. कितना टाइम ले रहा है? टाइम नहीं लेना चाहिए। नीचे वाले मेथड के ऊपर लगाता हूँ। तो देखो डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन उसका ऑब्जेक्ट आया, बट ऑब्जेक्ट डेफिनेटली इट शुड बी नल, कुछ नहीं होगा उसके अंदर। ओके, तो डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन, नो ऑथेंटिकेशन स्कीमा, बराबर, कुछ नहीं है। अभी डिफॉल्ट बॉडी रूट, अभी व्हाट डू वी मीन? आपको जेसन स्ट्रक्चर पता है? आपने कभी जेसन का हाँ काम किया है ना? ऑलराइट, परफेक्ट। हाँ और XML के साथ भी, राइट? यस परफेक्ट। तो लेट मी शो यू। अभी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने पास टेस्ट का XML है ही। तो देखो ये हो गया रूट सूट, जो ये टैग है वो रूट हो गया। अगर मैं इसको ऐसा बोलूं, ये रहा ना अपना नोटपैड, अगर मैं इसको ऐसा बोलूं कि भाई देखो शूट डॉट टेस्ट डॉट क्लासेस, तो ये क्या पॉइंट करके लाएगा? ये हमें ये क्लास देगा, ये 1 2, तो ये दो ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करेगा, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। तो ये हो गया हमने, दिस इज अ रूट, दिस इज अनदर रूट एंड दिस इज अ रूट ऑफ, ये क्लास का रूट हो गया। ये क्लासेस जो हो गया वो क्लास का रूट हो गया, ये क्लासेस का रूट टेस्ट हो गया और टेस्ट का रूट ये रूट हो गया, तो दिस इज कॉल्ड अ मोस्ट रूट। तो अगर हमें ऐसा XML का या जेसन का जो स्ट्रक्चर हमें रिस्पॉन्स में आया, उस रिस्पॉन्स को वैलिडेट करना है, दिस इज अ कॉल XML पाथ, दिस इज XML पाथ। जो मैं बोल रहा था ना एक्स पाथ जैसा ही, तो एक्स पाथ में कैसे हम लोग करते हैं, डबल स्लैश करके ये वो करते हैं, बट यहाँ पर ऐसे डॉट से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ओके ये टैग हो गया, उसके अंदर ये टैग होना चाहिए, उसके अंदर ये टैग होना चाहिए, ठीक है। So it is like, it is working like this.
तो अगर बार बार मुझे ये ऐसा रूट टैग नहीं लिखना है तो मैं क्या बोलूंगा, उसको बोल दूंगा कि भाई देखो कौन सा था नाम, हाँ डिफॉल्ट बॉडी रूट पाथ। इसको अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई नहीं डिफॉल्ट बॉडी रूट पाथ नहीं, कुछ और नाम था, रूट पाथ, हाँ रूट पाथ। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं रूट पाथ इक्वल टू स्यूट, बस इतना मैं बोल दूंगा तो अभी मुझे हर ये स्यूट लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इतना लिखना है टेस्ट डॉट क्लासेस। दूसरा अगर लिखूंगा तो वहां पर भी टेस्ट डॉट क्लासेस, ये स्यूट अपने आप अपेंड कर देगा वो वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो दिस इज फॉर अ डिफॉल्ट रूट, आई मीन रूट पाथ इज काइंड ऑफ वेरिएबल, उसके अंदर जो भी हम रूट का ये टेक्स्ट सेट करेंगे वो एज अ रूट पाथ सेट हो जाएगा। तो वो यही बोल रहा है कि भाई डिफॉल्ट कोई रूट पाथ सेट किया हुआ है क्या, तो नहीं, नहीं है, डिफॉल्ट ब्लैंक ही होगा। आप यहाँ पे देखो इट शुड बी ब्लैंक। उसके बाद डिफॉल्ट पाथ, तो डिफॉल्ट पाथ मतलब देखो यहाँ पर वापस आते हैं, ये बेस पाथ है। बेस पाथ मतलब ये, तो अभी हमने कुछ पाथ सेट किया हुआ है, नहीं किया है, तो बेस पाथ इज अ काइंड ऑफ डिफॉल्ट पाथ, इट्स पॉइंटेड टू द डिफॉल्ट पाथ, वो भी ब्लैंक होगा। डिफॉल्ट पोर्ट वो 8080 है, डिफॉल्ट पोर्ट। डिफॉल्ट सेशन आईडी ब्लैंक होगा, डिफॉल्ट यूआरएल लोकल होस्ट होगा, डिफॉल्ट एन्कोडिंग ट्रू होगा। मतलब डिफॉल्ट एन्कोडिंग मतलब कैसा कि आपने एपीआई हिट किया और एपीआई के साथ साथ कोई क्वेरी पैरामीटर, आपको क्वेरी पैरामीटर, फॉर्म पैरामीटर और पाथ पैरामीटर, ये 3 पैरामीटर के बारे में पता है आपको? नहीं नहीं। जैसे अगर आपको याद हो तो यहाँ पे होगा ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, हाँ एंड उसके बाद दिया है पेज इक्वल टू 2, तो दिस इज अ क्वेरी पैरामीटर। तो कोई भी अगर ओके। जीरा या कोई भी ओपन करोगे ना तो उसमें एक क्वेश्चन मार्क के बाद ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे, और वो पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे कि रिस्पॉन्स क्या आएगा। अभी ये रिस्पॉन्स क्या आएगा पता है? अगर मैं ये क्वेश्चन मार्क पेज 2 नहीं लिखूंगा ना तो मुझे सब यूजर मतलब इट विल गिव मी ऑल पेजेस इंफॉर्मेशन, सब पेज के डेटा देगा। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा नहीं सिर्फ मुझे पेज 2 का ही डेटा दो, तो वो सिर्फ ये पेज 2 का ही डेटा हमें देगा। तो इट्स काइंड ऑफ क्वेरी। ओके। तो ऐसे 3 अलग अलग पैरामीटर है जो एपीआई के साथ जाएंगे, क्वेरी पैरामीटर, फॉर्म पैरामीटर एंड पाथ पैरामीटर। कभी कभी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में। तो ऐसे कोई पैरामीटर, ऐसे अभी तो देखो ये रीडेबल फॉर्म में है, तो अगर ये एपीआई किसी थर्ड पार्टी के पास चली गई तो वो इजीली समझ जाएगा कि हाँ व्हाट डू वी मीन बाय पेज 2, वो समझ जाएगा कि हाँ ये पेज 2 का डेटा आएगा। तो कोई भी इजीली मैनिपुलेट कर सकता है इसको क्योंकि रीडेबल फॉर्म में है। तो अगर मुझे इसको रीडेबल फॉर्म में नहीं रखना है, इसको एनकोड कर देना है, एनकोडिंग डिकोडिंग, तो ये बोल रहा है कि भाई बाय डिफॉल्ट ये रेस्ट अश्योर्ड जो है वो बाय डिफॉल्ट एनकोडिंग प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यस बाय डिफॉल्ट वो एनकोडिंग करेगा। तो ये उसका लिए है। अभी देखो मैंने बेस यूआरआई सेट कर दिया, ठीक है, बेस यूआरआई ये अपना हो गया बेस यूआरआई, यूआरएल नहीं यूआरआई, बेस यूआरआई सेट कर दिया। बेसिकली ये है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने गूगल दिया है, इट्स ओके, पोर्ट भी मैंने दिया हुआ है, बेस पाथ भी मैप सेट किया, सेशन आईडी ऐसे मैंने दे दिया, फिर यूआरएल एनकोडिंग मैंने बोल दिया फॉल्स। अभी मैंने बोला डिफॉल्ट पार्सर, उसको बोलो जेसन, के बाय डिफॉल्ट जेसन में ही मुझे पार्स करना है सब रिस्पॉन्स। अभी वापस जो मैंने यहाँ पे सब प्रिंट किया ना वही चीज मैं यहाँ पे वापस प्रिंट करवाता हूँ, तो देखो अभी ये सब का जो आउटपुट आया ना वो चेंज आएगा, वो ये सब लेके आएगा डेटा। एंड वॉट एवर यू अप्लाई, यहाँ पर जो भी आप अप्लाई करोगे वो सब एपीआई के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपने 100 एपीआई को ऑटोमेट किया है थ्रू रेस्ट एश्योर और आप ऐसे सब डिफॉल्ट सेटिंग में जो ये इन्फो वैल्यू सब दे रहे हो ना, दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल एपीआई। 6 डिफॉल्ट पार्सर का नाम होगा जेसन, डिफॉल्ट ऑथ होगा अभी भी ब्लैंक ही होगा, बॉडी पार्ट कुछ नहीं होगा, ब्लैंक होगा क्योंकि नहीं पास किया। डिफॉल्ट बेस पाथ
वो होगा मैप, पोर्ट 6969, सेशन आईडी, बेस यूआरआई एंड फॉल्स. तो these are the static variables. ये जो 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 ये यहाँ पर और ये यहाँ पर जो हमने देखे, these all are the static variable. जैसे आप कंट्रोल स्पेस कर रहे हो और ये जो सब मिल रहा है ना, these all are static variables. okay? जो हम डिफॉल्ट चीजों को सेट करने में यूज कर सकते हैं. इतना समझ आया आपको? दिस इज फॉर सेटिंग एंड दिस इज फॉर डिस्प्लेइंग के वेदर कुछ है कि नहीं है. डिफॉल्ट क्या है वो जानने के लिए, और यहाँ पर हम वैल्यूज सेट कर सकते हैं इसके ऊपर. ठीक है. आज इतना रखते हैं. कल हम ये एपीआई के साथ फ्रेश स्टार्ट करेंगे. एक एपीआई हम देखेंगे, गेट, पोस्ट, पुट, काफी सारी एपीआई है, तो हम उसमें से लेंगे एग्जांपल्स. ठीक है.